तो प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हम अभाज्य संख्या तक पढ़ चुके थे और आज पढ़ेंगे उसके आगे भाज्य संख्या। आज भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो और ज्यादा उससे अधिक भी हो सकता है। वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे हम आपको हो गया 4, 6, 10, 12, 10, 12। इसमें देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, समझेंगे। 4 का गुणनखंड देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ गुणनखंड कितने हो गए? 3। तो हम पहले ही बता चुके हैं, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होगा। तो याद रखेंगे बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब देखिए 6 का गुणनखंड देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। तो यहाँ देखिए गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4। 1, 2, 3, 6, यानी कि 4 है। हम पहले ही बोल चुके हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। ज्यादा जितना भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम गुणनखंड जो है 3 होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से 10 का गुणनखंड देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। यहाँ भी 4 गुणनखंड है। 12 का देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया और 12 भी। यहाँ देखिए गुणनखंड हो गया 6। लेकिन ध्यान देना है कि जब हम भाज्य संख्या को जांच करेंगे तो उसका कम से कम गुणनखंडों की संख्या जो है 3 होनी चाहिए। ज्यादा कितना भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। बिहार बोर्ड में 1 नंबर पक्का यहाँ से भी आता है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, यहाँ से भी 1 नंबर पक्का पूछता है। इसीलिए बच्चों ध्यान देंगे, सह अभाज्य संख्या को हम लोग समझते हैं। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, तब वे दोनों संख्या जो है सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए, नंबर 1, जैसे 2,3 हो गया। इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे 3 में, एक बार में 2 लगेगा, बच जाएगा 1 से फिर डिवाइड करेंगे 2 में, 2 बार में लग जाएगा। यहाँ देखिए एचसीएफ का मान कितना हो गया? 1। इसीलिए यह दोनों 2 और 3 जो है तो अभाज्य संख्या हो गया। दूसरा, जैसे मान लीजिए 6 और 7 दे दिया। एनीबॉडी कोई भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों का हम लोग एचसीएफ बारी बारी से निकाल लेंगे। जब दो संख्या का एचसीएफ 1 हो जाएगा तब उसको हम लोग बोल देंगे सह अभाज्य। जैसे 6 और 7 है तो 6 से भाग लगा के एचसीएफ निकाल के चेक कर लेंगे। एक बार में लग गया 6, बचा 1, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 6 में, एक बार में 6 खत्म। यहाँ भी एचसीएफ हो गया 1, तो कह देंगे 6 और 7 भी क्या है? 1 सह अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत अभी तक हम लोग पढ़ लिए प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है और सहअभाज्य संख्या क्या है। अब हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या में। तो बच्चों, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्या हैं, अर्थात
वास्तविक संख्या को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, एक परिमेय संख्या के रूप में और दूसरा अपरिमेय संख्या के रूप में। और वास्तविक संख्या को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर, रियल नंबर। ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से परिभाषित करेंगे तो इसमें लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का इंग्लिश हो जाता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का इंग्लिश हो जाता है रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या का इंग्लिश हो जाता है इरेशनल, इरेशनल नंबर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में एंट्री करेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। यहाँ तक हो गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए आगे, अब नंबर 1 हम लोग एंट्री कर दिए हैं। परिमेय संख्या, तो जानिए बच्चों परिमेय संख्या क्या है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके जहां p, q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, वैसी संख्या को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। तो डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में व्यक्त, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, किया जा सके जहां, जहां p, q, जहां p, q पूर्णांक हो, पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, कमा तो उसे, कमा तो उसे परिमेय संख्या
कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए बच्चों, जैसे देख लीजिए जीरो। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जान लीजिए बच्चों, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया। देखिए परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां p, q पूर्णांक हो। तो देखिए p/q के रूप में हो गया, तो पूर्णांक में 0 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है। फिर कह रहा है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब नीचे में, अर्थात हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर में 0, यहाँ भी देखिए अंश में 0 है, हर में 0 है, हर में 0 नहीं है। तो यह जो है परिभाषा को सुटेबल करता है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 p/q के रूप में व्यक्त कर दिए। और देख लीजिए यहाँ नीचे में q, ऊपर वाला हो गया p, p हो गया p, नीचे वाला हो गया q। जहाँ p, q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। जैसे में एक में जैसे 0 हो गया, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से आप रख लीजिए, जैसे 2/3 हो गया तो p/q के रूप में हो गया, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या हो गया। ठीक उसी प्रकार से कोई ऋणात्मक संख्या भी है तो -2/3, यह भी देखिए p/q के रूप में हो गया। डेफिनेशन कहता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ p, q क्या हो, पूर्णांक। और पूर्णांक संख्या आप लोग जानते हैं पहले से ही, शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो p/q में धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे बच्चों, इस बात का ध्यान रहे कि q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में जो है किसी भी परिस्थिति में नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ -2/3 भी एक परिमेय संख्या। अब देखिए कुछ सवाल आ जाता है रूट वाला दे देगा, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से, कहेगा बताएं कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान देंगे, अगर हमको क्वेश्चन में रूट वाला सवाल देगा तो ध्यान देंगे, इस रूट वाला संख्या का जो वर्गमूल शुद्ध निकल जाएगा। अगर संख्या हम लोग रूट में दिया रहेगा तब तो ध्यान देंगे जिसका वर्गमूल शुद्ध निकल जाएगा, दैट मीन्स दशमलव में नहीं, शुद्ध निकल जाएगा, एक्यूरेट निकल जाएगा, तो वैसा रूट वाला संख्या भी आ जाएगा परिमेय संख्या में। और रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल शुद्ध नहीं निकलेगा तो वैसी संख्या आ जाएंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √4 है, तो इसका देखिए फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 होगा ना, तो इसका वर्गमूल हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अब 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये p/q के रूप में हो गया, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ये जो √4 है, √4 एक हो गया परिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से जैसे दे दिया √100, जैसे दे दिया आपको 121/144। ध्यान देंगे बच्चों, इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब देख लीजिए √121 है, तो √121 का, अब देखिए ऊपर नीचे दोनों में रूट है, तो दोनों का देख लेंगे वर्गमूल शुद्ध निकल रहा है क्या। अगर 2 में से एक का भी एक वर्गमूल शुद्ध अगर नहीं निकलेगा तब वह परिमेय संख्या नहीं होगा, अन्यथा वह परिमेय संख्या होगा। देखिए 121 का वर्गमूल तो 11 आ जाएगा, अब 144 का 12। देखिए यह p/q के रूप में हो गया, जहाँ p, q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए यह संख्या भी जो है √100 121/144 भी जो है क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए जैसे दे देता है कभी कभी √100 2/4, अब कहेगा बताएं कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए बच्चों, 2 का वर्गमूल तो शुद्ध नहीं आएगा, तो रूट में ही रह जाएगा, नीचे में 4 का आ गया 2, तो यह परिमेय संख्या नहीं होकर के क्या है, यह अपरिमेय संख्या। यह कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। यहाँ तक में तो आप सभी बच्चों को आज परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या।
हालांकि डेफिनेशन पूछता भी है तो परिमेय संख्या का ही पूछता है, वो परिमेय संख्या का नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जानना जरूरी है। यहाँ तक लिख लीजिए बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। नंबर 2, अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा कुछ नहीं, परिमेय संख्या का परिभाषा अगर याद है तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा में ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें कह देंगे कि जिन संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्या को परिमेय संख्या के रूप में, जिन संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जिन संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वैसी संख्या को अपरिमेय वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे देख लीजिए 1/√2। यहाँ देखिए एक तो क्लियर है, एक तो क्लियर है, लेकिन 2 का देखिए वर्गमूल शुद्ध निकलेगा। आप ही लोग बताइए बच्चों, क्या √2 जो है इसका वर्गमूल शुद्ध निकलेगा या दशमलव निकलेगा? दशमलव में निकलेगा। जिसका वर्गमूल शुद्ध नहीं निकलेगा उस टाइप का संख्या आ जाता है अपरिमेय संख्या। उस टाइप का संख्या किस में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या में। इसके अगले वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए भी आगे पढ़ाएंगे। अभी पहले हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जैसे दे दिया 2 + √3। यहाँ भी देखिए 2 अगर रहता केवल तब तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन इसके साथ में √3 भी प्लस में है। अगर कोई परिमेय संख्या के साथ प्लस में या माइनस में या गुना में या भाग में वह परिमेय संख्या लगा रहेगा तब वो पूरा संख्या जो होगा वह परिमेय संख्या होगा। तब वह पूरा संख्या क्या हो जाएगा? वह परिमेय संख्या हो गया। जैसे देख लीजिए 2√3 है, जैसे 2√3 है तो 2 तो अगर सिर्फ 2 रहता तो परिमेय संख्या, लेकिन उसके साथ देखिए गुना के रूप में एक अपरिमेय संख्या है ना, इसीलिए 2√3 क्या हो जाएगा? वह परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछता है वह पूछता है पाई से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पाई से रिलेटेड। हालांकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई को अपरिमेय संख्या माना गया। तो नोट में कर लेंगे। और बच्चों ध्यान देंगे, हम नोट में जो भी पॉइंट लिखाएंगे वो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो नोट का पहला पॉइंट जान लीजिए, पाई लिखते हैं इसे और इसको पढ़ते हैं हम लोग पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए बच्चों। पाई से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में जो है पूछना है कि पाई कौन सी संख्या? एक अपरिमेय संख्या। अब मान लीजिए पाई नहीं देके घुमा फिरा के दे देगा आपको, घुमा फिरा के दे देगा कि पाई/2 कौन संख्या है?
π/2 कौन संख्या है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है तो π/2 दे दे या π/3 दे दे, π/4 दे दे, π/5 दे दे, ये सभी जो हो जाएगा एक क्या संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक समझ के बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो वह भी दो टाइप का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, जिसको कि हम लोग शांत दशमलव प्रसार जिसको कि हम लोग हाँ, अब देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी दो तरह से होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ तक हो गया बच्चों, राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए नोटबुक में। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, जिसमें कि शांत दशमलव प्रसार को हम लोग अवसानी भी बोलते हैं और अशांत दशमलव प्रसार को अनवसानी बोलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। एक होता है शांत या अवसानी, शांत या अवसानी दशमलव प्रसार, शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। और एक होता है अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार। चलिए अब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे शांत या अवसानी दशमलव प्रसार और अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार। यहाँ से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे शांत या अवसानी, शांत या अवसानी। शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। देखिए यहां से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 2 मार्क्स हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए शांत या अवसानी दशमलव प्रसार में क्या होगा, हम लोग देखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हमको अंश के अभाज्य गुणनखंड से लेना देना नहीं है। हम लोग देखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। कोई भी हमको परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार जो है बिना लंबी विभाजन किए हुए बताएं कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा या अशांत होगा। तो उसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड देखना है। क्या देखना है बच्चों, हर का अभाज्य गुणनखंड देखना है। यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में, ध्यान से देखेंगे, सुनिएगा बच्चों, यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 रहे, या तो केवल 2 रहे, या तो केवल 5 रहे, या तो केवल 2 रहे, या तो केवल 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या हर के अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं रहे, तब ऐसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत या अवसानी दशमलव प्रसार होगा। और यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य तीसरा संख्या अभाज्य गुणनखंड में अगर शामिल हो जाएगा, तब
उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत या अनबसानी होगा, वह शांत या अनबसानी होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। तो इसमें लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या के, किसी भी परिमेय संख्या के हर के, किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में या केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावे, उसके अलावे अन्य, उसके अलावे अन्य कोई भी संख्या, उसके अलावे अन्य कोई भी संख्या, अन्य कोई भी संख्या शामिल नहीं रहे, शामिल देखिए फिर से मिला लेते हैं बच्चों। किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में या केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावा अन्य कोई भी संख्या शामिल, कोई भी संख्या शामिल नहीं रहे, कोई भी संख्या शामिल नहीं रहे, तब उसका दशमलव प्रसार, तब उसका दशमलव, तब उसका दशमलव प्रसार शांत या अफसानी होगा, शांत या अफसानी होगा। जैसे देखते हैं बच्चा, जैसे 1/8 हो गया, तो इसका देखिए जैसे हो गया 1/8। अब इसको बिना लंबी विभाजन किए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा या अशांत होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। अंश में जो उसको रहने दीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, लिखेंगे चूंकि यहाँ हर के, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, केवल 2 शामिल है, केवल 2 शामिल है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। दूसरा देख लेते हैं बच्चा, दूसरा देख लेते हैं बच्चा, दूसरा देख लेते हैं बच्चा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 7/100 दे दिया, 7 बाय क्या दे दिया 100। इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, ऊपर में जो है रहने दीजिए, ऊपर में जो है रहने दीजिए, सिर्फ उसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो 100 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 हो गया। अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर के, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल, चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 शामिल है, केवल 2 और 5 शामिल है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बच्चों आज अभी तक हम लोग पढ़ लिए शांत या अफसानी दशमलव प्रसार। एक बार और इसको रिवीजन करा देते हैं। शांत या अफसानी या अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार कब होगा? तो ध्यान देंगे बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में या केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावा अन्य कोई भी संख्या शामिल नहीं रहे, तब उसका दशमलव प्रसार शांत या अफसानी होगा। लेकिन ध्यान देंगे, हालांकि इसका भी डेफिनेशन नहीं पूछता है। इसके बाद दूसरा जो है अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार, तो सिर्फ इसको अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे थोड़ा सा क्या है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका डेफिनेशन है, जैसे शांत या अफसानी दशमलव प्रसार का क्या डिफिनेशन है कि किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में या केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावा अन्य कोई भी संख्या शामिल नहीं रहे, तब उसका दशमलव प्रसार शांत या अफसानी होगा। और देखिए वह शांत या अनवसानी का डेफिनेशन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसमें कह देंगे किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे, देखिए 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या भी शामिल रहे, तब उसको बोल देंगे हम लोग अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार समझने से पहले अशांत या अफसानी दशमलव प्रसार का एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जिसमें कि बच्चों प्रायः गलती कर बैठते हैं जल्दबाजी में। बच्चों देखिए, जल्दबाजी में बच्चों कहाँ पर गलती करते हैं, हम उसको बताएंगे। इसके अब आगे देखते हैं, उसको बताते हैं कहाँ बच्चे गलती करते हैं। यहाँ तक हो गया। देखिए शांत दशमलव प्रसार या अफसानी दशमलव प्रसार का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए जैसे अगर दे दिया 3/300 दे दिया। देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, हम क्या बोले, जैसा कि ऊपर में जो है रहने दीजिए, अंश में जो है रहने दीजिए, नीचे का फैक्टराइज कर दीजिए। तो 300 का फैक्टराइज करेंगे, 300 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 150 बार में, 2 से कितने बार में, 150 बार में, फिर 2 से 75 बार में, फिर 2 से 75 बार में, फिर 3 से 25 बार में, 3 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 3 12 25 60 5 300। अब यहाँ पर देखिए बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या कर देते हैं, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड जब जांच करते हैं तो उसको लगता है कि 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 भी शामिल है। 2 और 5 के अलावा क्या शामिल है, 3 भी शामिल है। तो जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें लिख देते हैं कि चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी शामिल है, इसीलिए यह अशांत होगा। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो जरा सा आप एक नज़र शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार जब हम लोग चेक करेंगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एक नज़र जरूर ऊपर नीचे देख लेंगे, कहीं कट भी रहा है क्या, कहीं कट भी रहा क्या। देखिए तो नीचे में भी 3 है और ऊपर में भी 3। देखिए नीचे में भी 3 है और ऊपर में भी 3 है, तो इसको काटना नहीं है, मन ही मन काट देना है। तो मन ही मन कट जाएगा ना, 3 3 कट जाएगा, तो काटना नहीं है, सीधा लिख देंगे 1/, नीचे में अब 3 3 हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला 3 3 खत्म। अब नीचे में देखिए क्या बच गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखिए अगर ध्यान नहीं दिए रहते हैं, ध्यान से नहीं देखेंगे तो सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड जल्दबाजी में निकाल देंगे, तो देखेंगे कि 2 और 5 के अलावा वो तीनों है। जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसको अशांत लिख देते हैं। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक 3 अगर नीचे में है, हर में 3 है, तो अंश में भी तो है।
3 और 3 जो है अंश और हर वाला दोनों कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 1, नीचे में 3 हट जाएगा। तो नीचे में देखिए, अब देखिए यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या बच गया है, केवल 2 और 5 बचा है। अब देखिए तो अब कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ भी लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, केवल 2 और 5 है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए हम लोग आगे और जांच करते हैं, शांत होगा या अशांत होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब 3/300 नहीं देंगे, अगर हमको दे दे 1/300, 1/300, ठीक उसी प्रकार से शांत रहे कि अशांत रहे, एक ही नियम है जांच करने का। अंश वाला को छोड़ देंगे, अंश वाला को छोड़ देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद एक नजर ऊपर नीचे देख लेंगे, एक नजर ऊपर और नीचे देख लेंगे, कहीं कुछ कट भी रहा है क्या। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हर के अभाज्य गुणनखंड के आधार पर हम लोग शांत अशांत बता देंगे। देखते हैं इसको, जैसे 1/300 है तो 1/300 को फैक्टराइज करिए दिए ऊपर में, जस्ट किए तो क्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 7 5 300। अब फिर देखिए एक नज़र ऊपर नीचे देख लेंगे, एक नज़र ऊपर नीचे देख लेंगे कहीं कट भी रहा है क्या। ऊपर में 1 है, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब नीचे एक, ऊपर में 1 है, नीचे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ऐसे भी सब में रहता है, एक सब में रहता है गुणनखंड के रूप में, 1 से फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे में देखिए 2 और 5 के अलावे क्या देख रही है, यहाँ 3 भी शामिल, 2 और 5 के अलावे क्या शामिल है, 3 भी शामिल है। इसीलिए लंबा विभाजन करने का जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पर लंबा विभाजन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और देखिए 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावे, 2 और 5 के अलावे 3 भी, 2 और 5 के अलावे 3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत या अनबसानी हो जाएगा, अशांत या अनबसानी होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जो भी बच्चे अगर अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी किंतु परंतु का बात नहीं है। आज से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक, आप लोगों का एग्जाम 17 फरवरी से है, आज से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आप लोग हमसे जुड़े रहें MRF क्लासेस में। तो अभी से भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस इतना ही रखें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।